नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दंड नीति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो उत्तरदायी कारक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर कैबिनेट मिशन योजना पर क्या करना है, कैबिनेट मिशन योजना पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। यानी कि संक्षिप्त में आपको जो कि इसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, टिप्पणी करें। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, इसके ऊपर आप क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। यानी कि नागरिकता का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नागरिकता का क्या अर्थ होता है और नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ बताना है और इनका महत्व भी बताना है। यानी कि जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है इसको बताना है और मौलिक अधिकार का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो संविधान होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या करना है, संक्षेप में उल्लेख करना है। यानी कि जो संविधान है, संविधान के अंदर संशोधन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री की स्थिति क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो धन विधेयक होता है और जो साधारण विधेयक होता है, इन दोनों विधेयकों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। यानी कि दोस्तों उच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। यानी कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों जो राजस्व न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्व न्यायालय को क्या करना है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य है और जो संघ है, यहाँ पर दोस्तों राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध क्या करना है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। यानी कि ये बताना है कि जो राज्य है और जो संघ है, इन दोनों के जो प्रशासनिक संबंध है, इसको क्या करना है, आपको संक्षेप में
समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या करना है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिकता के गुण लिखिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श नागरिकता के क्या गुण होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आदर्श नागरिकता के गुण के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं का विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का क्या करना है, विभिन्न अवधारणाओं पर विवेचना करना है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा क्या करना है, इसके विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों भारत है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय और इसके उत्तरदायी कारकों को क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण देना है। यानी कि दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके क्या महत्व है भारतीय स्वतंत्रता में, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना कीजिए। यानी कि तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसकी क्या करना है, आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों 1935 के भारत सरकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों संविधान है और संविधान द्वारा प्रदत्त जो स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है जो भी संविधान द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय लोकसभा के संगठन, कार्य, अधिकार एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय लोकसभा के संगठन है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय लोकसभा के संगठन के कार्य बताना है, भारतीय लोकसभा के संगठन का अधिकार बताना है, भारतीय लोकसभा के संगठन के महत्व के बारे में बताना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल की शक्ति की विवेचना करना है। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल की शक्ति की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद की रचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधान परिषद है, यहाँ पर दोस्तों आपको विधान परिषद की रचना के बारे में बताना है और विधान परिषद के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य होता है, राज्यों में जो न्याय व्यवस्था होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है, यानी कि राज्य की न्याय व्यवस्था के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।